नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनी उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीती शाम ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में परिवार सहित गंगा आरती कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने मां गंगा से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उत्तराखंड में लागू की गई योग नीति का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में देश की पहली योग नीति को लागू कर दिया गया। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड योग की भूमि और यहां से मां गंगा निकलती जो मीलों तक बहकर लोगों को आस्था से जोड़े रखती है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि योग नीति प्रदेश के लिए फायदेमंद साबित होगी और उत्तराखंड को अलग पहचान दिलाएगी। इस अवसर पर देश विदेश से आए श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड में योग पॉलिसी हम लेकर आए हैं और आज हमने उसका विधिवत रूप से यहां उत्तराखंड में शुभारंभ कर दिया है। और इसके पीछे हमारा हेतु है, जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा कि सच में योग की कोई भूमि है तो योग की भूमि यही भूमि है जहां आप बैठे हैं। यही मां गंगा की भूमि, यही यमुना की भूमि, यही हमारे चार धामों की भूमि, यही हमारे आदि कैलाश की भूमि, अनेक अनेक देव स्थानों की भूमि, जो आज पूरा ये राज्य जो 71% वनों से आच्छादित है, 71%, और हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है। वहीं भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत निकाले गए लोगों की कुल संख्या 1117 पहुंच चुकी है। वहीं इस ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में भारतीयों पर संकट आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर संभव मदद भारतीय प्रवासी को दी गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत की सरकार ईरान से हर एक भारतीय नागरिक को सुरक्षित वापस लाएगी। देखिए, जब जब भी देश के लोगों पर कोई भी संकट आया है, कोई भी चुनौती आई है, दुनिया के अंदर कहीं भी प्रवासी भारतीय रहते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस समय की देशकाल परिस्थिति के अनुकूल जो भी काम उनके लिए उनकी सहायता कर सकता है, उनको उन देशों से सुरक्षित निकालना हो, इससे पहले भी चलाया गया और इस समय भी चलाया जा रहा है। तो सभी भारतवासी जो अप्रवासी हैं वहाँ पर काम के लिए हैं, वहाँ पर अन्य प्रकार के प्रयोजनों से रह। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने साथ ही कहा है कि भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों और उद्योगों के विकास में समन्वय बनाकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार श्रमिकों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए गए। धामी ने उत्तराखंड को समृद्ध और देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प को दोहराया है और इसमें श्रमिकों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। भारतीय मजदूर संघ का यहाँ पर सम्मेलन है और आज भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए और उसके साथ साथ उद्योगों के लिए दोनों के विकास में एक अच्छा समन्वय बना रहे उसके लिए काम कर रहा है। और हमारा भी प्रयास है कि हमारे श्रमिकों को सभी अच्छी सुविधाएं मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के आज़ादी के इस कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उनके परिवारों के कल्याण की चिंता की गई है, उनके उत्थान की चिंता की गई है। उत्तराखंड में भी हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं जिससे कि सब लोग मिलकर जो हमारा उत्तराखंड को एक समृद्ध और देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प है, उसमें हमारे श्रमिक भाई भी अपना योगदान दें और भारतीय मजदूर संघ इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है। उनको एक दिशा मिल रही है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कार्य प्रारंभ हुआ था 1955 से अब अनवरत रूप से जारी है और राष्ट्रहित के अनेक प्रकल्पों को, अनेक कामों को आज
वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया। साथ ही भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि भाजपा ने भी पार्टी स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी कर ली। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों का यह चुनाव है। साथ ही प्रथम चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण के चुनाव के लिए ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा रणनीति तैयार करेगी। पंचायत चुनाव के लिए पहले ही प्रदेश स्तर पर कमेटी का गठन किया जा चुका है। सभी विधानसभाओं के लिए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और ये जैसे पूर्व से ही अनुमान था कि जुलाई माह में सरकार पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार है और आज इसकी घोषणा हो गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं कि लगभग 7-8 महीने विलंब से ये चुनाव हो रहे हैं। सरकार लगातार ये प्रयासरत थी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके पंचायतों के चुनाव कराए जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने भी पार्टी के स्तर पर इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हमने ये प्रयास किया है कि पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक त्रिस्तरीय पंचायतों में भाग लें। ग्राम प्रधान का चुनाव है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है। इसमें हम जिला पंचायत सदस्य के लिए पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा हम करेंगे, क्योंकि इसमें चुनाव चिन्ह आवंटन नहीं होता है। वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें हरिद्वार जनपद को छोड़कर 12 जिलों में यह चुनाव होने जा रहे हैं। निर्वाचन 2 चरणों में होने जा रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने 2 चरणों में कराए जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महारा ने कहा है कि केवल 12 जिलों के चुनाव सरकार एक साथ कराने में भी सक्षम नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि सरकार महाराष्ट्र का मॉडल यहाँ लेकर आ रही है। इधर के वोटर उधर करके और उधर के वोटर इधर करके भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। करण महारा ने आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने की नीयत से सरकार 2 चरणों में चुनाव कराने जा रही है। उन्होंने इसे मजाक बताते हुए कहा कि धामी सरकार और इलेक्शन कमीशन से 12 जिले भी नहीं संभल पा रहे। ये पहली बार पूरे देश में देखने को मिला और उत्तराखंड में एक और चीज पहली बार देखने को मिल रही है। 13 जिलों का राज्य है, जिसमें हरिद्वार के पंचायत चुनाव अलग होते हैं, 12 जिलों के अलग होते हैं। केवल 12 जिलों के चुनाव जो सरकार एक साथ नहीं करा पा रही है, तो इसका तात्पर्य समझ रहे हैं? महाराष्ट्र का मॉडल लाएंगे, इधर के वोटर उधर, उधर के बदमाश इधर, इधर के बदमाश उधर, ताकि चुनाव को प्रभावित करा सकें। 12 जिलों में 2 चरणों में चुनाव, मजाक है। मतलब अगर 12 जिले भी धामी से नहीं संभल रहे, उत्तराखंड के चुनाव कमीशन से नहीं समझ रहे, तो कर लिया इन्होंने। वही भारत सरकार के सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कैची धाम का निरीक्षण किया। दरअसल कैची धाम अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ NH 309 पर बसा हुआ है। कैची धाम में पिछले कई वर्षों से पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ने से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने प्रशासन के साथ बैठक कर यहां पर पार्किंग के साथ भवाली से बाईपास बनाने को लेकर चर्चा की। मंत्री ने कहा कि अब इसका जल्द समाधान हो जाएगा। इसके लिए 5.5 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया और अलाइनमेंट और सर्वे पूरे कर दिए गए और जल्दी टेंडर होने के बाद इसमें युद्ध स्तर पर कार्य चलेगा और यातायात से ही लोगों को निजात मिलेगा। जो रोड है इसका अलाइनमेंट और इसका जो जिस दिशा में रोड जानी है उसका पूरा निरीक्षण किया है, क्योंकि जिस प्रकार से कैची धाम में जाम की स्थिति बनी हुई है, मैं केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की ओर से बहुत सारी व्यवस्थाओं को सृजन करने का काम कर रहे हैं। उसी में हमारा जो दूरी खाल तक सेनेटोरियम से वो रोड का काम हमारा लगभग पक्का है, उसका आज मैंने स्वयं निरीक्षण किया। और दूरी खाल, चौरसा, पाटली और कोना और रातीघाट तक, इस पॉइंट तक ये लगभग 11 किलोमीटर की हमको सैद्धांतिक विधिवत स्वीकृति लगभग प्रक्रिया में हमको मिल चुकी है। टेंडर की प्रक्रिया जारी है और टेंडर भी इसी हफ्ते खोल दिए जाएंगे और उसके बाद इसमें बहुत तेज़ गति के साथ हम काम करेंगे, जिसमें करीब
केदारनाथ यात्रा में प्रत्येक वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। उसी क्रम में इस वर्ष शुरू हुई यात्रा से अब तक केदारनाथ धाम में करीब 300 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है, जिसमें घोड़ा खच्चर संचालन में 67 करोड़ रुपए हेली सेवाओं ने किया है। वही 60 करोड़ का व्यापार तो वही GMVN एवं स्थानीय व्यापारों को भी यात्रा का लाभ 150 करोड़ के पार पहुंचा है, जिस पर खुशी जाहिर करते हुए BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है, जिससे न कि सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, वहीं स्थानीय लोग व व्यापारियों को भी इससे पूरे वर्ष रोजगार मिल रहा है। पूरे प्रदेश के लिए यह खुशी की बात है कि मात्र 48 दिनों में ही केदारनाथ धाम में करोड़ों का कारोबार हुआ है। एक बड़ी उपलब्धि है। श्री केदारनाथ धाम ने 300 करोड़ का रिकॉर्ड रेवेन्यू अभी तक यात्रा में जनरेट कर दिया है। क्या मानते हैं? निश्चित ही ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है और सभी केदार घाटी वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार, जैसे कि हम जानते हैं कि ये तीर्थ यात्रा यहाँ की लाइफ लाइन है, यहाँ की आर्थिकी से जुड़ी हुई है। और देखिए, इस बार अभी 2 तारीख से यात्रा प्रारंभ हुई थी और आज 19 तारीख तक लगभग 300 करोड़ का जो है कि व्यवसाय वहाँ पर हुआ है, चाहे उसमें होटल व्यवसायी हों, चाहे उसमें खच्चर वाले हों, चाहे हेली सर्विसेज हो, चाहे प्रसाद विक्रेता हों। सभी को कहीं ना कहीं जो भी इस यात्रा से जुड़े हुए हैं उन हर व्यक्ति को जो है कि इसमें आर्थिकी का लाभ हुआ है। आर्थिकी से वो जुड़े रहें और आगे भी यात्रा, अभी तो पहला पड़ाव है, बरसात के बाद और इसमें संख्या में बढ़ोतरी होगी। निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उस क्षेत्र के लोगों के लिए, वहाँ की आर्थिकी के लिए, कि वहाँ का रोजगार जो है कि वर्ष भर जो है सभी लोगों को यात्रा का इंतजार रहता है और इस यात्रा पर ही उनकी आर्थिकी जो है कि टिकी हुई है। वही देहरादून में नदी नालों के किनारे बनी अवैध बस्तियों पर प्रशासन का डंडा चलने वाला है। साथ ही ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने के लिए शहर में एलिवेटेड रोड का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे कई बस्तियां प्रभावित भी होंगी। सरकार वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को ना जनता से मतलब है, ना विकास से। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का बस्ती बचाओ अभियान महज दिखावा है और असल मकसद रोहिंग्या को बचाना। ये कांग्रेस पार्टी की ये राजनीतिक नौटंकी है और उनको न तो विकास से कोई लेना देना है और हमेशा वो विकास का विरोध करती रहती हैं। उन्हें न उत्तराखंड की जनता से कोई लेना देना है और न ही बस्ती वालों से उनका लेना देना है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, इसलिए वो इस तरह की नौटंकियां कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कभी भी बस्ती बचाओ अभियान जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हितैषी वो कभी नहीं रहे। वो सिर्फ अगर कर सकते हैं अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, तो सिर्फ रोहिंग्याओं को बचाने के लिए अभियान चला सकते हैं। वही उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2 चरणों में होंगे, जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दिया। 19 जुलाई को मतगणना होगी और इसके साथ ही पंचायतों में आचार संहिता लागू हो गई है। 89 विकास खंडों और 7,499 ग्राम पंचायत में चुनाव कराए जाएंगे। वही हरिद्वार जिले में चुनाव नहीं होंगे। 20 जून को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है और उस अधिसूचना के अनुसार जो कार्यक्रम है उसमें जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अपने जिले में 23 जून को सोमवार को विस्तृत विवरण देते हुए पदों का अपनी अधिसूचना जारी करेंगे। वही जैसा कि उत्तराखंड में हरिद्वार जिला छोड़कर प्रदेश के अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने संबंधित अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही 19 जुलाई को एक साथ मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद प्रदेश के पंचायतों में मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने, जिसके तहत 89 विकास खंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पूरी पार्टी तैयार है और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में जारी आरक्षण पर आपत्तियों को लेकर अभी कोर्ट ने 24 जून का समय दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार का तंत्र पूरी तरह से फेल साबित हुआ, क्योंकि जिस तरह पंचायतों में प्रशासक बैठाए गए हैं, फिर बिना प्रशासकों के ही कार्य चलाना पड़ा, यह बेहद निंदनीय है। देखिए, शुरुआत धामी की सरकार ने बेईमानी से कर दी। धामी के मंत्री और उनके प्रवक्ता कोई इस बात का 3 दिन से मैं बोल रहा हूं जवाब नहीं दे रहे हैं। चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है, लेकिन रोस्टर 0 कर दिया गया। क्या खूब! चुनाव कैसे होंगे, आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, ये पहले से तय है, कानून है। और जब तक हम चुनाव लड़ते थे प्रमुख का, मुझे याद है ताड़ीखेत से मैं प्रमुख था और जिले में 11 सीटें थी प्रमुख की। कितनी महिला सीटें होनी चाहिए उस आधार पर, कितनी ओबीसी होनी चाहिए, कितनी एससी होनी चाहिए, उसके आधार पर आरक्षण किया गया था। लेकिन आज ये नहीं है, आज जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण कर दे रहे हैं। मेरे देखते देखते कई ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। फॉरन नोटिस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न देशों के राजदूत और उच्चायुक्तों के साथ निवेश, आयुष, पर्यटन एवं संस्कृति पर चर्चा की। बैठक में मैक्सिको, नेपाल, रूस सहित कई देशों के राजनियुक्तों ने भाग लिया। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं, आयुष क्षेत्र और निवेश के अनुकूल नीतियों पर भी प्रस्तुतिकरण दिया। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए विधानसभा वार्ड प्रवासी कार्यकर्ताओं की सूची भी जारी कर दी। ये सभी पर्यवेक्षक की भूमिका में जिला पंचायत सदस्य पद के समर्थित प्रत्याशियों के नामों का पैनल बनाएंगे। साथ ही वह चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर पंचायत चुनावों की अहम जिम्मेदारी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सौंपी है, जिसमें विधानसभावार और 2 प्रवासी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक और चुनाव प्रबंधन दोनों का दायित्व संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के पहले ही अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चाहे प्रधान की बात करें, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य की बात करें या जिला पंचायत सदस्य की बात करें, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत करके आए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रणनीति भी बनाई गई है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पूरे प्रदेश भर में जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ 2 पदाधिकारियों को वहां पर पर्यवेक्षक के रूप में और प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में काम दिया गया है। और इन पदाधिकारियों का कार्य वहां पर पहले तो जो हमारे जिला पंचायत लगातार बारिश के कारण रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में मुनकटिया के पास भूस्खलन होने से शटल सेवा बाधित हो गई है। इससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। साथ ही यात्रा करे श्रद्धालु को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिया गया। आपको बता दें, मार्ग खोलने का काम जारी है और पैदल चलने लायक होने पर यात्रियों को गौरीकुंड भेजा गया। रानीखेत के ऋषेश्वर रीठा महादेव मंदिर में आयोजित शिव महापुराण रुद्र महायज्ञ में भगवान शिव के विवाह प्रसंगों का वर्णन किया गया। कथावाचक राजेंद्र तिवारी ने सती शिव विवाह और सती के आत्मदाह की कथा भी सुनाई। उन्होंने देवताओं और गुरुओं के अपमान पर त्याग का महत्व बताया। वही कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद भी ग्रहण किया। कथा चल रही है, इसके बारे में कुछ बताइए।
मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि शिव मंदिर प्रांगण में ये 29वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। वार्षिकोत्सव का मतलब ये है 29 साल पहले यहाँ जीर्णोद्धार के उपरांत नई मूर्तियाँ, देव मूर्तियों का इनकी स्थापना की गई थी और उस स्थापना दिवस को हम वार्षिकोत्सव के रूप में मनाते हैं, जो 7 दिन, 9 दिन या 11 दिन का कार्यक्रम होता है। और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन ये स्थापना का कार्य पूर्ण हुआ था, तो उसी दिन यहाँ भंडारा, पूर्णाहुति यज्ञ के बाद ये कार्यक्रम का समापन होता है। वहीं प्रदेश में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावियों को एक दिन के लिए उनके जनपद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्चाधिकारियों को इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को पत्र लिखने के निर्देश दिए। वहीं इस विषय पर बात करते हुए शिक्षा महानिदेशक अभिषेक रुहेला ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार जिले के टॉपर्स बच्चों को एक दिन के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बनाया जाएगा। साथ ही लगातार सरकार की यह एक अच्छी पहल से विद्यार्थियों का मनोबल भी बढ़ेगा। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे और उनके दिशा निर्देश अनुसार तय किया गया है कि जो बोर्ड के टॉपर्स हैं उनको जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के प्रभार दिए जाएंगे एक दिन के लिए। तो ये निश्चित ही स्वागत योग्य पहल है और इसका एक दूरगामी परिणाम भी होगा बच्चों को एक आत्मविश्वास भरने में और आगे के जीवन में उनको सफल बनाने के लिए यह पहल एक कारगर सिद्ध होगी, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं। और इसको जैसा भी सरकार के आगे के निर्देश होंगे उस रूप में इसका। वहीं हरिद्वार के संतों ने पाकिस्तान सरकार द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की पैरवी का विरोध किया। संतों का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थक है और यह कदम अमेरिका को उनके एहसान का बदला चुकाने जैसा है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को शांति पुरस्कार का असली हकदार बताया। कि ट्रंप आतंकवादियों के पनाहगार हैं। पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश का संरक्षण कर रहे हैं। जो हाजी मुनीर है, जो उनका आतंकवादियों का पनाहगार है, जो मसूद अजहर का संरक्षक है, ऐसे व्यक्ति को, अपने टेबल पर डिनर कराने वाले व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार के लिए प्रेषित करना, यह तो पाकिस्तान का असली चेहरा है। और अभी तो देना ही चाहिए। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है उनसे कि भारत से बचा लिया। निश्चित रूप से जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनके लिए किया है, कहीं ना कहीं जो मुनीर के जो बैठ करके लंच किया गया, डिनर किया गया, कहीं ना कहीं उसी नमक का प्रभाव है। कहीं ना कहीं इसके आड़ में जो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए पैरवी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकवाद को संरक्षण करने के लिए पाकिस्तान कर रहा है। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी आतंकवाद समाप्त हुआ नहीं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की चूंकि पूरे विश्व के आतंकियों का जड़ है और वो समाप्त हुआ नहीं और ट्रंप के लिए पैरवी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आतंकवाद के संरक्षण, अपने आतंकवाद को बचाने का प्रयास कर रहा है। एक आतंकी सोच के व्यक्ति के पैरवी से अगर किसी को शांति। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहने न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।